मैं सच बताऊं तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो बाइक है ना, ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मोटरसाइकिल है और इंडिया ने ना इसको फॉर ग्रांटेड लिया है। खैर, मैं इसको पिछले 4.5 साल से ओन कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी टाइम बिताया है, इससे टूर भी करा है, सिटी में तो ऑलमोस्ट चलाया ही है। तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मैंने इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू में हाल ही में आपके साथ शेयर करा था। इस वीडियो में ना मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो चीज़ें मुझे इस बाइक के बारे में एकदम नहीं पसंद है और जो काफ़ी बड़े डील ब्रेकर है। और उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो खास करके ये रीज़न बनती है इस बाइक की लो सेल्स का। ऑल्दो ये सारे ही पॉइंट्स मैं अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू में कवर कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो इस बाइक के कॉन्स पे ही फोकस्ड है। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज़्यादा डील ब्रेकर लगा है वो इसका वाइब्रेशन है। इंजन एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और वाइब्रेशंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। मतलब बहुत सारी बाइक्स में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक आरपीएम्स पे वाइब्रेशन ज़्यादा आता है, बाकी टाइम पे स्मूथ रहता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इवनली, मतलब फर्स्ट गियर में भी उतनी वाइब्रेट करती है, सेकंड गियर में भी। और इस वजह से क्या होता है कि जो बाइक की एग्जॉस्ट साउंड है, जो बाइक की इंजन साउंड है, वो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। प्लस बहुत जल्दी फिटीक फील होने लगता है। मतलब आपको सीट पे वाइब्रेशन फील होगा, फुटपेक्स पे वाइब्रेशन फील होगा और कुछ स्पेसिफिक आरपीएम्स के बाद आपको हैंडल पे भी वाइब्रेशन फील होता है। और वाइब्रेशंस इंड्यूस होने के रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि इस बाइक में ना मेटल नहीं है, दिस बाइक इज मोस्टली फाइबर। इसका जो पूरा का पूरा टैंक है वो फाइबर है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके नीचे जो टैंक है और ये जो फाइबर का टैंक कवर है, इसके बीच में हॉलो स्पेस है। दैट इज द रीजन व्हेन आई नॉक आई कैन हेयर दिस साउंड। इसके जस्ट नीचे एयर इनटेक है, इस वजह से यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है ना वो टैंक पे एम्पलीफाई हो जाती है। ऑल्दो उसको मैंने कैसे सॉल्व करा, वो हम लोगों ने इस टैंक को खोल के इसके नीचे फोम की पैडिंग्स घुसा घुसा के इसको पैक करा है, जिससे कि बहुत हद तक वाइब्रेशंस कम हो जाए। सेम प्रॉब्लम हमको सीट से भी आई थी। इसकी दोनों आगे पीछे की और दोनों सीटें वाइब्रेट करती थी, तो उसको भी हमने ऐसे ही फिक्स किया कि काफी ज्यादा कपड़ा ठूस दिया है या फिर सॉफ्ट रबर बीच में लगा दिए जिससे कि एकदम टाइट हो जाए। ऑल्दो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इस सीट को ना अभी छोटे मोटे भी स्टोरेज के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे का पूरा डूम वाइब्रेट करता है और कुछ स्पेसिफिक आरपीएस पे तो इतना ज्यादा डूम वाइब्रेट करता है कि बहुत ज्यादा आवाज आती है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल दूं तो डूम के सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से हमारी विंडशील्ड 2 बार चटक चुकी है। थैंक्स टू टीवीएस, उन्होंने हमारी विंडशील्ड दोनों ही बारी फ्री में चेंज करके दी। बट कब तक, एक बार वारंटी के बाहर जाएगी तब तो हमको अपने पैसे से डलानी है ना। और जो इसके डूम्स का जो वाइब्रेशन है वो जब मिरर्स में पहुंचता है तो मिरर्स आपके 50-60 किलोमीटर के ऊपर अनयूजेबल हो जाते हैं। इसीलिए मोस्टली मैं मिरर्स को बंद रखता हूँ और आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, मे बी बार एंड मिरर और समथिंग। अभी मैं मिरर्स की बात कर ही रहा हूँ तो मिरर्स में मुझे ये प्रॉब्लम फील होती है कि मिरर्स को खोलते टाइम कोई लॉक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मिरर्स को खोल रहा हूँ तो देयर शुड बी अ क्लिक क्लॉक, जिससे कि मेरे को मिरर्स की पोजीशंस कैलिब्रेट करने में ईजी हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और मेरे को एक कमी इसलिए फील होती है क्योंकि R15 में ऐसा था। मिरर आपको अपने से बहुत दूर महसूस होंगे, बट एज सच यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर में प्रॉब्लम नहीं है। बट वही प्रॉब्लम है जो सारी स्पोर्ट्स बाइक में होती है, मिरर्स आधे यूजफुल है ही नहीं। मतलब आप आधे मिरर से ही पीछे का देख पाओगे, आधा मिरर तो वैसे ही छुप जाता है। उसके बाद आगे विंडशील्ड की बात करूँ तो जो विंडशील्ड है ना वो 60-70 किलोमीटर तक ही विंड प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद सीधा आपके मुंह पे हवा आती है। और आई स्टिल थिंक कि टीवीएस को ना एक एक्सेसरी विंडशील्ड देनी चाहिए जो कि टॉलर हो, बिकॉज वाई नॉट मेक अ स्पोर्टी विंडशील्ड। प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मल सिटी राइडिंग पे भी फील नहीं होता है कि एक स्पोर्टी बाइक चला रहे हो, विंडशील्ड का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। टीवीएस 3 आइट्रेशंस में विंडशील्ड का डिज़ाइन चेंज कर चुका है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फिक्स इट। और उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है वाइब्रेशन। इसकी सीट्स भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले सीट की लेंथ बहुत कम है। मतलब अगर आप लॉन्ग रूट पे ना अपनी राइडिंग पोस्चर को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकते हो। और पीछे वाली सीट तो मतलब इनप्रैक्टिकल है यार। हाईवे पे तो आई डू नॉट रिकमेंड यू टू कैरी अ पिलियन, और सिटी में कर भी रहे हो तो इट्स जस्ट फॉर योर गर्लफ्रेंड और समबडी हु इज 60 to 70 kgs। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं पीछे बैठता भी हूँ ना, तो अगर आप R15 या फिर किसी भी स्पोर्टी बाइक का डिज़ाइन देखोगे तो इट्स ईजी टू ग्रैब दी टैंक। बट फॉर सम रीज़न इसमें पीछे बैठने के बाद ना टैंक ग्रैब करना उतना ईजी नहीं है। तो सीट का डिज़ाइन थोड़ा रिफैक्टर कर सकते थे और थोड़ा सा ऐसे सीट को डिज़ाइन करते कि पिलियन सीट और राइडर सीट के बीच में थोड़ा गैप होता। जब पिलियन बैठ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि राइडर और पिलियन दोनों इतना चिपक के बैठते हैं।
उसके बाद बिकॉज़ ये वाला जो टैंक का शेप आप देख रहे हो ना, हंच, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर कभी आपकी बाइक हल्की-सी भी गिरती है या कहीं आप एकदम से पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, ये सीधा आपके अंडकोशों को डैमेज कर सकती है। मुझे और मेरे भाई दोनों को ये प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट एक बार मेरे भाई को लग भी गई थी वहाँ पे। और ये इस तरह का डिज़ाइन है, अगर आप इसमें कुछ सॉफ्ट पैडिंग लगा भी लोगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका सीट का स्पेस और कम हो जाएगा और कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है वो काफ़ी स्मूथ और कर्वी है, बट वहीं पे ना टैंक का डिज़ाइन थोड़ा-सा नुकीला-सा है। तो मुझे ये भी लगता है कि टैंक का डिज़ाइन थोड़ा बाइक के डिज़ाइन से नहीं जाता है। और दिखने में ना ये टैंक इतना बल्की है, इट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी बिग टैंक, बट इट्स अ 11 लीटर टैंक। तो स्पोर्ट टूरिंग में ना ये 11 लीटर का टैंक भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं ऑफ़र करता है, 250-300 मैक्स। उसके बाद जो चीज़ मुझे ना पिछले साढ़े 4 साल में इतनी ज़्यादा अनॉय करी कि मैंने टीवीएस को मेल भी करा, सर्विस सेंटर में भी मैंने ये बात कन्वे करी कि किसी तरीके से चीज़ें इम्प्रूव की जा सकें, वो है इसका जीटीटी। क्योंकि ये बाइक राइड बाय वायर है, राइड बाय वायर से इसमें एनेबल होते हैं राइड मोड्स, और राइड मोड के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर एनेबल हुआ है, वो है जीटीटी। नाउ जो गोल जीटीटी का वो ये है कि आप बिना थ्रॉटल लिए भी एक मिनिमम स्पीड पे हर गियर पे बाइक को चला पाओ। कार में हम लोग करते हैं ना कि क्रॉलिंग स्पीड हर एक गियर की मिमिक कर रहे हैं, वही सेम था। अभी उससे प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली ये कि बाइक में फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा स्टॉलिंग होती है। मतलब साढ़े 4 साल से चला रहा हूँ मैं और ये बाइक अभी भी स्टॉल होती है, और सिटी में तो ये बहुत अनोइंग हो जाता है। और क्या होता है, कभी-कभी बाइक ऐसे स्टॉल होती है कि आपकी बाइक टॉपल भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो रेन और अर्बन मोड है, उसमें जो जीटीटी है वो सारे गियर्स पे काम करता है, और जो स्पोर्ट्स और जो ट्रैक मोड है उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर पे काम करता है। जीटीटी करता क्या है, जीटीटी ने हर गियर को 2500 आरपीएम पे सेट करता है, और 2500 आरपीएम पे थ्रॉटल को जब वो सेट करता है, तो आप ऑब्वियसली बाइक आपकी एक मिनिमम आरपीएम पे चलने लगेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सिटी में ना बार-बार क्लच तो लोगे ही, आप जैसे ही क्लच लेते हो आपका आरपीएम ड्रॉप होता है, और जैसे ही आप क्लच छोड़ते हो जीटीटी ट्राइज टू पुश द आरपीएम टू 2500, और वो इमीडिएट पुश में ना कई बार बाइक स्टॉल हो जाती है, और ये बहुत अनोइंग है। और जीटीटी वाली प्रॉब्लम अभी करंट मॉडल में भी फिक्स नहीं है। हमने अर्बन और रेन मोड में तो बाइक को चलाना ही बंद कर दिया है, हम इसको मोस्टली स्पोर्ट और ट्रैक मोड पे ही चलाते हैं इन सिटीज, और हाईवे में एक्चुअली में मैं इसको अर्बन और रेन मोड पे चलाता हूँ, जबकि होना उल्टा चाहिए, सिटी में आप अर्बन में चलाओ और हाईवे में स्पोर्ट्स पे चलाओ। बट उसका रीज़न क्या है, सिटी में ना ये जो बार बार जीटीटी की स्टॉलिंग होती है ना, इससे हम लोग होते हैं बहुत अनॉइड। स्टॉलिंग जो है वो आपकी स्पोर्ट और ट्रैक मोड में थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज इट ओनली वर्क्स इन फर्स्ट एंड सेकंड गियर। और हाईवे में क्या होता है, बिकॉज इट हीट्स अ लॉट, अर्बन मोड पे ना थोड़ा इंजन कम हीट करता है, और अर्बन मोड पे जो बाइक है वो 7500 आरपीएम पे रिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर जाती नहीं है, तो वो इंड्यूस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ईजी होता है ज़्यादा माइलेज एक्सट्रैक्ट करना। उसके अलावा अर्बन और रेन मोड, और अगर आप स्पोर्ट्स मोड्स को कंपेयर करोगे तो एबीएस का भी फ़र्क है। अर्बन और रेन मोड में ना एबीएस बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना पीछे की ब्रेक ही नहीं लगती है, खास करके अर्बन मोड पर, ये मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग रहा है। मतलब अब मैंने ब्रेक पैड्स चेंज करा के देख लिए हैं, टायर तो ऑब्वियसली इसके बहुत अच्छे हैं, बट ब्रेकिंग का इशू है। कंपेरेटिवली स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा कम फील होता है। फ्रंट ब्रेक पे रिलाई करता हूँ पूरी तरीके से, पीछे वाली ब्रेक तो लग जाए तो ठीक है, नहीं लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो राइड मोड्स के मैप्स है वो ऑलमोस्ट नई वाली बाइक में भी सेम है, और ये सेम प्रॉब्लम मुझे फील हुई। इनफैक्ट जब मैंने नई वाली बाइक चलाई तो मैंने फील किया कि वाइब्रेशंस भी यार मतलब उतने ही हैं, थोड़े मोड़े उन्होंने पैडिंग वगैरह ऐड करके मिनिमाइज करने की कोशिश करी है। अभी क्योंकि मैं राइड बाय वायर की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत सारी बाइक्स में, और मेरी बाइक में इंजन माल फंक्शन का इशू हुआ। बहुत सारी बाइक्स में तो इतना ज़्यादा इंजन माल फंक्शन का इशू हुआ कि वो बाइक्स राइडेबल ही नहीं रही। लकीली भगवान की कृपा से हमको कभी ना कभी माल फंक्शंस की वार्निंग आई है, पर बाइक चलाने में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और 1-2 दिन में वो अपने आप चली भी जाती थी। तो ये हो सकता है कि वो यूआई का कोई ग्लिच हो, या ये हो सकता है कि कोई ईसीयू की वार्निंग ट्रिगर होती हो, बट अगर कुछ से नहीं जाए तो शायद मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाऊँ और चीज़ें चेक कराऊँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे केस में ये वार्निंग्स 1 या 2 दिन में चली गई। और लास्ट थिंग जिसके बारे में बात करूँ, तो जो मुझे इस बाइक के बारे में सबसे ज़्यादा अनॉयड होती है, वो है इंजन और एग्जॉस्ट साउंड। पर्सनली मुझे ना बाइक में वाइब्रेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या होता है कि इंजन की नॉइज़ एक्चुअली बहुत म्यूटेड है इस बाइक में। वाइब्रेशंस की नॉइज़ इतनी ज़्यादा है कि आपको सिर्फ वाइब्रेशन की नॉइज़ सुनाई देती है। और ऑल्दो इसका जो एग्जॉस्ट है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, एग्जॉस्ट की नॉइज़ बहुत ज़्यादा मेटालिक है, मतलब वो ऐसा नहीं फील होता है कि इंजन की नॉइज़ है। वो मेटालिक क्लंकीनेस आती है, और नॉर्मल स्पीड पे 40-50 पे तक ठीक लगती है, उसके बाद वो थोड़ी अनोइंग फील होने लगती है। सो मैं आपको ना एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ।
सच बताऊं तो टीवीएस की बाइक्स में वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट साउंड्स होते हैं, बट इस बाइक में ऐसा नहीं है। और आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, कि उन्होंने इंजीनियर नहीं करा है, BMW ने इंजीनियर करा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं मज़ा आती है। और क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप एग्जॉस्ट चेंज भी करोगे तो और अगली होने वाली है। हमने क्या करा है, हम एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला है, और जो एयर इनटेक है उसको स्वैप करके बड़ा होल करके नया एयर इनटेक डाला है। उससे क्या होता है कि एक तो थोड़े से लोअर आरपीएम पे वाइब्रेशंस कम हुए, बिकॉज ज़्यादा एयर इंजन पे जा रही है, बिकॉज एयर इंडक्शन की साउंड थोड़ी बड़ी है, वो साउंड थोड़ी सी वाइब्रेशन की नॉइस को ना ओवर पावर करती है, तो सुनने में बाइक थोड़ी लोअर आरपीएम में अच्छी लगती है। अच्छा, एक छोटा इशू और है जो थोड़ा सा बारिश के मौसम में अनॉय करता है, वो ये कि जो कंपनी से ना इसमें मड कवर्स या टायर हगर्स आते हैं, वो डिज़ाइन एस्थेटिक्स में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और अगर आप उनको लगा भी लोगे ना तो भी ये उतना कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। और आप इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप मडी सर्फेसिस पे बाइक चला रहे हो तो आपकी लगेज हो गया या फिर आपकी टी शर्ट हो गया ज़रूर ख़राब होने वाली है। नाउ लेट्स कम्स टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो पिछले 5 सालों में ना इस बाइक ने ना हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिए हैं, सिवाय जीटीटी और वाइब्रेशंस के, जो कि वो इसके डिज़ाइन का पार्ट ही है अब तो। अदरवाइज ऐसा कोई पार्ट फेलियर या कोई ब्रेकेज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इस बाइक में। और देखने वाली बात है कि ऑल्दो ये बाइक देखने में इतनी अच्छी लगती है, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, माइलेज एंड एवरीथिंग इज सो गुड, स्टिल ना तो इंडिया में ना ही BMW वाली बाइक ग्लोबली बिकी। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस है। अब देखो तो 3.5 लाख में ना अभी भी ये डील बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस प्राइस ब्रैकेट पे ना कोई बाइक इसके आसपास आ नहीं रही है। RC 390 4 लाख के ऊपर जा रही है। आई मीन इफ यू आर इन अ मार्केट, इफ यू वांट अ बाइक विच कैन टूर ऑल्सो, विच इज कंफर्टेबल, इफ यू कैन लिव विद द वाइब्रेशन एंड इंजन नॉइस, आई वुड से यू गो फॉर इट। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 4.5 5 साल का इस बाइक में अच्छा ही रहा है। बट वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज इट्स अ डिज़ाइन ऑफ द बाइक, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उसको सॉल्व करने के लिए। यू कैन स्वैप द एयर फिल्टर टू रिड्यूस द वाइब्रेशन इन लोअर आरपीएम्स, यू कैन गो विद फोम ग्रिप सो दैट आपके हाथ में थोड़ा कम फील हो, एंड दैट्स इट, यू कांट डू अ मच अबाउट इट। सो गाइज यहीं पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आपको ना RR310 के ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं RR310 GT हिमालयन से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, राइड सेफ, टेक केयर।